सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना नया एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। अब मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक मतलब ये हो जाता है कि आप ब्लैक या टेंटेड मनी को नॉर्मल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हो, दैट इज ब्लैक मनी को आप कन्वर्ट करते हो इनटू लेजिटिमेट मनी, दैट इज वाइट मनी। अब इस चैप्टर के अंदर आपको जो चीज बताई जाएगी उसका अपन एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको बताई जाएगी दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज मनी लॉन्ड्रिंग। इंडिया में ये एक्ट बनाने का रीजन क्या था, इसके बेसिस क्या है, एंड इंडिया में जो एक्ट बनाया गया है उसमें जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किसके सजेशंस पे बनाए गए हैं। इनिशियली मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में इतना प्रिविलेंट नहीं था क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। अब इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई है, इसलिए पैसे का फ्लो अलग अलग सोर्सेज से इंडिया में ज्यादा आने लग गया है, जिस वजह से ब्लैक मनी का फ्लो इंडिया में ज्यादा बढ़ गया है। अब उससे होने ये लग गया कि सेंटर कुछ और हो बट पैसा अल्टीमेटली इंडिया के थ्रू रूट होके जाने लग गया, जिस वजह से गवर्नमेंट को 2002 के अंदर आपको एक एक्ट बनाना पड़ा, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। अब शुरुआत इंटरनेशनल कंट्रीज या अपन कह सकते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर हुई थी। उन्होंने अलग अलग कन्वेंशंस के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करी मनी लॉन्ड्रिंग को। बेसिक सबने यही तरीका अपनाया कि मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करा एग्जैक्टली होता क्या है, एंड सेकेंडली उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में किस तरीके से एक्शंस लिए जाएंगे, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, किस तरीके से उनसे रिस्ट्रिक्शन लगाकर जो एक्चुअल में पैसा है उसके ऊपर आप फाइन्स पेनल्टीज लेंगे एंड उसको आप इस तरीके से लेयरिंग होने से रोकेंगे। क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपन को देखने को मिलेगी बार बार वो रहेगा अपना रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ये एक अच्छी अथॉरिटी थी, ऑल्दो बहुत सारी कमिटीज ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए थे जो आगे जाकर आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले, जिनका अलग अलग काम था कि आगे जाकर किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। बट इन्होंने प्रॉपर स्टेप्स बनाए, इनमें नंबर ऑफ कंट्रीज जो मेंबर बनी इस टास्क फोर्स की वो ज्यादा थी, एंड साथ ही साथ इन्होंने ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए कि अगर आप एग्जैक्टली इसके मेंबर नहीं बनना चाहते बट ये लोग आपको रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप अपनी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो बेसिकली आपको ये हो जाता है कि स्क्रैच से आपको अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं बनती, आपको एक रिफाइंड फॉर्म में एक एडवांस वर्जन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है जिसके ऊपर आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी अथॉरिटी है जो काफी समय से इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रही है। पढ़ते हैं। The Financial Action Task Force on Money Laundering, an intergovernmental body established by the G7 summit in Paris in 1989 and responsible for setting, इसको आप ढंग से लिख लेना इसके लिए, setting global standards on anti-money laundering, and India became 34th country member of FATF in 2010. India is also a signatory to various UN conventions which deal with anti-money laundering and काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। सो बेसिकली जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए। सो इससे लड़ने के लिए इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए जिसको फॉलो करते हुए इंडिया ने भी उस बेसिस पे अपने मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स रेगुलेशन को बनाया। क्योंकि ये कमेटी या टास्क फोर्स पहले बन गई थी, मेंबर इंडिया बाद में बना, बट इनके रिकमेंडेशंस आपके पास आ गए थे जिसके बेसिस पे आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी डेवलप करा। For this purpose, the Prevention of Money Laundering Act 2002 was enacted on 15th January 2003 and forms a core of legal framework put in place by India to combat money laundering. The purpose and object of the act is prevention of money laundering, which simply means conversion of tainted, that is black money, into untainted, that is white money. अब मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक मतलब आपको बताया गया। द गोल of a larger number of criminal activities to generate profit for an individual or group. Money laundering is the process of these criminal proceeds to disguise their illegal origin। यानी बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आप कोशिश करते हो कि जो सोर्स है इस इलीगल मनी का उससे पैसा दूर हो जाए एंड वो लेजिटिमेट फॉर्म में पैसा आ जाए ताकि उसका यूटिलाइजेशन वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि कैश आप बल्क में कुछ ही एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। तो आप कोशिश करते हैं उसको एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का ताकि उसका यूटिलाइजेशन कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ जाए। मोस्ट फंडामेंटली मनी लॉन्ड्रिंग इज इनएक्सटिवली linked to underlying criminal activity that generates it. In essence, the laundering enables criminal activity to continue
illegal arms sales, smuggling and other organized crime including drug trafficking and prostitution rings can generate huge amount of money. अब एक्टिविटीज बेसिक आ गया आपकी, ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, काउंटरफीटिंग एंड फॉर्जरी। काउंटरफीटिंग आ जाता है नकली नोट प्रिंट करना, एंड ब्राइबरी एंड करप्शन, जो भी रिश्वत दी जाती है मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या किसी भी और डिपार्टमेंट के अंदर, वो कैश के फॉर्म में दी जाती है। अगेन दैट इज अ सोर्स ऑफ देयर ब्लैक मनी। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर? सिंपल सी चीज अगर आप समझो, गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है क्योंकि उसका कोई भी सोर्स या कोई भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। एंड गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स कलेक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का इफेक्ट होगा। रीजन बीइंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट का सोर्स क्या हो जाता है? सबसे बड़ा टैक्सेशन। क्लियर? Embezzlement, that is chori, insider trading, bribery and computer fraud schemes can also generate large profit and create incentive to legitimize the ill-gotten gains through money laundering. Money laundering is a threat to the good functioning of financial system. However, it can also be Achilles' heel of criminal activity. The money so generated is tainted and in the nature of dirty money. The possible social and political costs of money laundering, if left unchecked or dealt with ineffectively, are serious. Organized crime can infiltrate financial institutions, acquire control of large sectors of the economy through investment, and offer bribes to public official and indeed government. सिंपल तरीका अगर अपन देखें, सिंपल एग्जांपल समझे, आज की तारीख में अपन देखते हैं रोज एक नया वीडियो आता है इंस्टाग्राम के ऊपर जिसमें लोग बता रहे होते हैं रोड की क्वालिटी कितनी खराब है, या हाथ से वो लोग रोड उखाड़ लेते हैं, या कुछ टाइम पहले कोई चीज इनॉग्रेट की गई है ना, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। रीजन बीइंग, कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा ले लेते हैं गवर्नमेंट से, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, हर चीज किसके बेसिस पे चलती है? कमीशन के बेसिस पे। इवन तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट आपको वो काम दे दिया जाता है। रीजन बीइंग, आपने ब्राइब करा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, एंड वो सारा का सारा आपका पैसा भी ब्लैक है, सामने वाले को दिया वो भी क्या हो गया? आपका ब्लैक मनी। सो अल्टीमेट इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? एंड यूजर्स के ऊपर, दैट इज द जनरल पब्लिक। क्लियर? चाहे टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें भी मरने वाले लोग कौन होंगे? जनरल पब्लिक। अब टेररिस्ट के पास पैसा आया कहां से? इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू सर्कुलेट होकर आया जो इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट अपने। क्लियर? The economic and political influence of criminal organization can weaken the social fabric, collective ethical standards, and ultimately the democratic institution of society. In countries transitioning to democratic system, this criminal influence can undermine the transition. Most fundamentally, money laundering is inextricably linked to underlying criminal activity that generated it. Laundering enables criminal activity to continue क्योंकि उनका जो भी पैसा कमाया हुआ होता है वो ब्लैक का वाइट हो रहा है। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो जाएगा तो उनके पास जो पैसा आया हुआ है कोई यूज का ही नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी एक्टिविटी सारी की सारी बंद हो जाएगी। अभी क्रिमिनल एक्टिविटीज या अभी अनएथिकल एक्टिविटीज क्यों चल रही है? क्योंकि जो भी पैसा आया हुआ है उनको पता है आज नहीं तो कल वो लीगल सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट होकर एंड यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा। Launderers are continuously looking for new routes for laundering their funds. Economies with growing or developing financial sectors but inadequate controls are particularly vulnerable as established financial center countries implement comprehensive anti मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम्स। जिसका मतलब ये हो जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने तो एक सिस्टम सेटअप कर दिया जिससे कंपेरेटिवली मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस डिफिकल्ट हो गया। बट इंडिया में प्रॉब्लम ये आने लग गई, हर जगह पे एक करप्शन सिस्टम स्टैब्लिश्ड है। सो इस चीज को इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। अब ये पैसा अल्टीमेटली आएगा कहाँ? बैंक्स में। सो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन कह सकते हैं रिपोर्टिंग की किसके ऊपर आ जाती है? बैंक्स के ऊपर। बट क्योंकि रिपोर्टिंग ढंग से नहीं होती या गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अकाउंट ओपन कर दिए जाते हैं तो उस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रही हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशन ना होने के कारण, प्रॉपर चेकिंग ना होने के कारण ये सारी की सारी चीजें अभी भी प्रॉस्पर कर रही है। अगर आप अगेन बात करें अगर अपन डिमोनेटाइजेशन की, तो उसका सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव ही यही था, ब्लैक मनी को कर्ब करना या कम करना। उस टाइम भी यही हुआ था। बैंक्स को स्पेसिफिकली ऑर्डर थे कि आप नए अकाउंट खोलकर एंड उसमें बल्क पैसा जमा नहीं करेंगे। स्टिल अगर आप वहां उस टाइम की जाकर रिपोर्ट देखेंगे, एक पर्टिकुलर फेमस बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच में बहुत सारे अकाउंट खुले और उनमें करोड़ों रुपए जमा हो गए। अब बैंक ने क्या करा, आरबीआई ने उनके अगेंस्ट में क्या ऑर्डर करा? एक वार्निंग लेटर इशू कर दिया कि अब अगर कोई नया अकाउंट खुला
या जो नए अकाउंट खुल गए जिसमें करोड़ों रुपए जमा हुए, उससे पैसे अगर ट्रांसफर किए गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। क्लियर? रीजन, अब हुआ ये, आपने सारा का सारा ब्लैक मनी जमा तो कर लिया, अब आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उससे हुआ क्या, अल्टीमेटली आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग गया, अब उसका यूटिलाइजेशन आपने वहीं पे रोक दिया। क्लियर? सो ये सारी चीजें प्रोएक्टिवली इंडिया में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, चीजें होने के बाद नहीं होनी चाहिए, ताकि इस चीज को आप कर सको। क्लियर? अब प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग गोज थ्रू 3 स्टेजेस, दैट इज पूरा का पूरा चीजें आपको बताई गई। सबसे पहला आ जाता है आपका प्लेसमेंट। द मनी लॉन्ड्रर हु इज होल्डिंग द मनी जनरेटेड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी introduces illegal funds into the financial system. This might be done by breaking up large amount of cash into less conspicuous smaller sums, यानी जिस पे डाउट ना हो उतने स्मॉलर अमाउंट्स में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, विच आर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू अ बैंक अकाउंट और बाय परचेजिंग सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सच एज चेक, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा, which are then collected and deposited into one or more accounts at another location. So आपने उसको सोर्स से दूर ले जाने की कोशिश करने में स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए लेयरिंग। द सेकेंड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज लेयरिंग। इन दिस स्टेज the money launderer typically engages in a series of continuous conversion or movement of funds within the financial or banking system by way of numerous accounts, so as to hide their true origin and to distance the fund from the criminal source. The money launderer may use various channels for the movement of funds, like a series of bank accounts, sometimes spread across globe, especially in those jurisdictions which do not cooperate in money laundering investigation. यानी ऐसी कंट्रीज में जो ट्रीटी साइन नहीं किए या जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बने हुए। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटीग्रेशन। हैविंग सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हिज क्रिमिनल प्रॉफिट्स थ्रू द फर्स्ट 2 stages of money laundering, the launderer then moves to the third stage, in which the funds reach the legitimate economy after getting inseparably mixed with the legitimate money earned through legal sources of income. The money launderer might then choose to invest the funds into real estate, business venture, luxury assets, etc., so that he can enjoy laundered money without the fear of law enforcement agencies. The above 3 steps may not always follow each other. At times, illegal money may be mixed with legitimate money even prior to placement in the financial system. In certain cash-rich businesses like casinos and real estate, the proceeds of crime may be invested without entering the mainstream financial system at all. सिंपल सेंस में समझे, रियल एस्टेट के अंदर कैसे आप ये सारा सिस्टम को स्किप कर सकते हो। अपन अगर समझे, गवर्नमेंट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता है वो कम होता है, मार्केट वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का ज्यादा होता है, जिसको अपन बोलते हैं डीएलसी। गवर्नमेंट वैल्यूएशन को अपन बोलते हैं डीएलसी। अब डीएलसी का आपको चेक देना पड़ता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो डीएलसी का चेक देना कंपलसरी है, क्योंकि रीजन बीइंग गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ रुपए आप कैश चेक से जमा करा रहे हो, दैट इज टोटली फाइन। बट मार्केट वैल्यूएशन कितना है? 7 करोड़ रुपए। अब आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा? 1 करोड़ के बेसिस पे। बट आपने पेमेंट कितना किया? टोटल 7 करोड़। 6 करोड़ रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस में जाएगा? टोटली कैश में। सो अब जो ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का अपन ने प्रोसेस समझा कि आप उसको फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आते हो छोटे छोटे पीसेस में, फिर दूसरी जगह लेकर जाते हो, फिर घुमाकर वापस लेकर आते हो, ये सारा का सारा स्टेप स्किप हो गया किसके अंदर? रियल एस्टेट के अंदर। क्योंकि आपके पास कैश में पैसा आया, आपने कैश में पैसा क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, एंड उसके बदले में आपने क्या कर लिया? एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, आपका एसेट बिल्डअप हो गया, आपका पैसा सारा का सारा खत्म हो गया। अब अगर आप इन फ्यूचर बेचते हैं तो वापस आपके पास कुछ पैसा व्हाइट में आएगा, कुछ पैसा ब्लैक में आएगा। ब्लैक वाला अगेन आपका क्या हो गया? ब्लैक मनी, जिसको आप चाहो वापस मनी लॉन्ड्रिंग में यूज करो, या फिर आप वापस क्या कर सकते हो? उसको अगेन सेम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में हो गया। बट एक बार के लिए अगर आपने ट्रांजेक्शन करा तो आपका ब्लैक मनी टोटली वाइप ऑफ हो गया, आपके पास एक लेजिटिमेट सोर्स से प्रॉपर्टी आ गई जिसके आप ओनर है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड कैश जो आपके पास आया था और जो आपके पास चला गया उसका कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जो ये सारे स्टेप फॉलो नहीं करते हुए भी पूरा का पूरा प्रोसेस स्किप करके एंड अपने पैसे को कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर?
In the case of Vijay Madan Lal Chaudhary versus Union of India, special leave petition criminal number 4634 of judgment 2014 dated 27th July 2022, the Supreme Court of India inter alia observed the rudimentary understanding of money laundering is that there are generally accepted stages of money laundering, जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस करा, placement, layering and integration. Placement, which is to move the funds from direct association of the crime. Layering, which is disguising the trail to foil pursue, यानी दूर लेकर जाना ताकि आप वापस सोर्स तक नहीं पहुंच सको. And integration, which is making the money available to the criminal from what seem to be legitimate sources. अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन को बताया जाएगा सारे के सारे कन्वेंशंस या ट्रीटीज जो बनाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए. हर के अंदर आपको मोस्टली यही बताया जाएगा जिन भी कंट्रीज ने उनको साइन करा या जिस कंट्री में पास हुआ उन्होंने अल्टीमेटली किया क्या. एक तो मोस्टली आपने डिफाइन करा अपने कंट्री के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है. सेकेंडली उससे रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया ताकि ये एक्टिविटीज को आप कर्व कर सको. ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें आपको हर किसी में मिलेगी कि इनकी प्रॉपर्टी को सीज करना चालू कर दिया. बेसिक डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, कौन सा कन्वेंशन कब पास हुआ था एंड कौन सी जगह पे पास हुआ था और उसके मेंबर्स कौन कौन थे. अदर देन दैट सारी चीजें बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गई है तो मोर और लेस आपको सेम चीजें मिलेंगी. क्लियर. नाउ ग्लोबल इनिशिएटिव्स के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अलग अलग कन्वेंशंस बनाए, मीटिंग्स हुई अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज उसके मेंबर बने एंड उन्होंने अपने हिसाब से उस टाइम के हिसाब से जो भी चीजें चल रही थी उसके हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. सबसे पहले आपके लिए आ जाता है वियना कन्वेंशन जो हुआ 1988 के अंदर. The Vienna Convention 1988 was the first major international initiative to prevent money laundering. It was adopted by the United Nations in December 1988. It primarily focused, अब हर किसी का हर कन्वेंशन का फोकस या टारगेट ग्रुप अलग अलग रहेगा. Focused on drug trafficking offenses and laundering of money arising from such crime. क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग अगर हो रही है तो उससे अगेन ब्लैक मनी ही जनरेट होगा एंड वो इन्फिल्ट्रेट हो रहा था लीगल सिस्टम के अंदर. सो ड्रग ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी अराइजिंग फ्रॉम सच क्राइम्स. Key provisions obligates member countries to criminalize money laundering arising from drug related offenses. Provide for seizure and confiscation of proceeds of crime. Encourages international cooperation, यानी अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई इंसान भागा है तो इंटरनेशनल कॉपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन यानी उसको सजा देना एंड एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन यानी उस कंट्री में वापस लेकर आना. फॉर एग्जांपल विजय माल्या या कोई भी ऐसा फ्यूजिटिव ऑफेंडर इंडिया से भागकर गया है तो इंडियन गवर्नमेंट की अगर उस गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी है तो वो गवर्नमेंट आपको कॉपरेट करेगी उस पर्टिकुलर इंसान को वापस इंडिया भेजने में, दैट इज एक्स्ट्राडिशन. Lays down that domestic bank secrecy laws should not obstruct इन्वेस्टिगेशन, यानी बैंक्स टोटली कॉपरेट करेंगे. बैंक ये अपन कह सकते हैं एक्सक्यूज देकर बच नहीं सकते कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे. जहां पर सस्पिशन है बैंक्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अब इनके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग, कंसीलिंग यानी छुपाना, और डिस्गाइजिंग इट्स इलिसिट ओरिजिन और असिस्टिंग एनी पर्सन टू इवेड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज. ये सारी चीजें इनके हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड की गई. नेक्स्ट आ जाता है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन 1990. पहले वाला था आपका 1988, ये आ गया आपका 1990. अडॉप्टेड इन 1990 बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप. aims to create uniform policy among member states to deal with money laundering. Provides a common definition. Introduced standard measures for search, seizure and confiscation of proceeds of crime. Emphasis international cooperation on criminal matters. Almost similar points आपको मिल गए. Covers proceeds arising from, ऊपर तक अपन मोस्टली किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, ड्रग्स के ऊपर. उससे जो पैसा आया जो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया जा रहा है. यहां पर आपने क्या कर दिया, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट ऑफेंसेस एंड अदर सीरियस क्राइम जनरेटिंग इलीगल प्रॉफिट, इसको आपने ओपन एंडेड रख दिया. ओपन टू नॉन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल. सिग्निफिकेंस इसका हो गया स्ट्रेंथन्स क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन, यानी कंट्रीज के बीच में आपस में कॉर्पोरेशन हो. रीजन ये सारे पॉइंट्स में ये पॉइंट डालने का
मोस्टली जो पकड़ा जाने वाला होता है वो देश से फरार हो जाता है, भाग जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे मुश्किल चीज़ ये हो जाती है उसको आपकी कंट्री में वापस लाकर अपनी कंट्री के हिसाब से सजा देना। तो हर कन्वेंशन के अंदर आपको यही मिलेगा, कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, क्योंकि आप कोशिश करते हो उन कंट्रीज में जाने की जहाँ पे आपकी कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अफ्रीकन या किसी ऐसी कंट्री में चले गए जहाँ इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वो लोग आपको फोर्स करके यहाँ भेज नहीं सकते, इवन दो आपने ऑफेंस कमिट कर रखा है। सो इसलिए लोग वहीं भागने की कोशिश करते हैं। फोकसेस बोथ ऑन प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव मेजर्स, यानी पहली चीज तो आपका फोकस रहता है रोकना मनी लॉन्ड्रिंग को, एंड अगर रोक नहीं पाए किस वजह से कमिट हो गई तो प्यूनिटिव यानी पनिशमेंट देकर, ताकि अगला कोई इंसान ना करे। थर्ड आ जाता है आपका यूरोपियन यूनियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव ऑफ 1991, issued by the Council of European Communities in 1991, introduced due to liberalization of capital movement। 1991 में इंडिया में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, क्या? एलपीजी पॉलिसी, दैट इज आपने अपना मार्केट ओपन अप कर दिया था। इन द सेम वे रिसेशन के बाद ये सारी पॉलिसीज मोस्टली हर कंट्रीज में इंप्लीमेंट होने लग गई थी, इवन पाकिस्तान चाइना ने भी अपने मार्केट्स ओपन अप कर दिए थे। अब इन्होंने रूल्स बनाए किस वजह से? लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मूवमेंट, यानी अब कंपैरेटिवली हर कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, तो फंड्स का मूवमेंट अक्रॉस कंट्री कंपैरेटिवली इजी हो गया, जिस वजह से आपको रूल्स रेगुलेशन को अपडेट करना पड़ा। एंड इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू इम्पोज कंप्लायंस ऑब्लिगेशन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी किसी दूसरी कंट्री में अगर फंड्स जा रहे हैं तो उनको क्या चीजें चेक करने के बाद फंड का डिस्पोजल करना चाहिए। मेजर प्रोविजंस आ गए, मेंबर स्टेट्स मस्ट क्रिमिनलाइज मनी लॉन्ड्रिंग, रिक्वायर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उनमें इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू पैसा जनरेट नहीं हो एंड उसका मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए। यहाँ पर अब आप डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरीली बैंक में अगर पैसा आ गया या बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो क्या क्या बैंक को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1991 की बात कर रहे हैं जब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज ओपन अप एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होने लग गए। रिक्वायर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू आइडेंटिफाई कस्टमर, दैट इज केवाईसी करना। मेंटेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 5 years, यानी 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन रखना, ताकि कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इंक्वायरी भी आपको करनी हो तो आप कर सको। एंड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, यानी कभी आपका एक अकाउंट है जो कभी काम ही नहीं कर रहा था एंड सडनली उसमें बहुत सारा पैसा आने जाने लग गया, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करना। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग इन गुड फेथ। एंड इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, या ये इससे फायदा क्या हुआ? इंट्रोड्यूस प्रिवेंटिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि पैसा आया उसके यूटिलाइजेशन से पहले ही आपने उसको रोक दिया। एंड शिफ्टेड फोकस फ्रॉम पनिशमेंट टू अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ये बेसिक फायदा आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसी का हुआ।